गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास का लेसन नंबर 6 उत्पादन फलन और कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन की धारणाएं, ये चैप्टर करेंगे। यानी प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और जो प्रोडक्शन है उसके डिफरेंट कंसेप्ट कौन कौन से हैं, जैसे टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। इनके बारे में हम इस चैप्टर में हमें बताया गया है। तो सबसे पहले, जैसा कि नाम चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन या प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि उत्पादन क्या है। यानी पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है, उत्पादन क्या है, यानी व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट इज प्रोडक्शन। तो देखिए, जब भी एक फर्म और एक प्रोड्यूसर किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है, तो जो उत्पादन होता है उसको करने के लिए एक उत्पादक को विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, इन साधनों की आवश्यकता होती है। तो एक उत्पादक इन साधनों की सहायता से ही किसी वस्तु का उत्पादन कर सकता है, ठीक है। इसलिए उत्पादन से अभिप्राय उत्पादन के भौतिक साधनों और भौतिक उत्पादनों अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के बीच में जो संबंध होता है, यानी कहिए कि उत्पादन फलन जो है उत्पादन के भौतिक साधनों का वस्तुओं और सेवाओं में रूपांतरण है। ये जो उत्पादन के विभिन्न साधन होते हैं उनकी सहायता से वस्तुओं और सेवाओं में उनको कन्वर्ट करना, ये कहलाता है उत्पादन, ठीक है। यानी प्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल इनपुट इनटू फिजिकल आउटपुट और गुड्स एंड सर्विस। जो भी आप विभिन्न साधनों का यूज कर रहे हैं उनकी सहायता से वस्तुओं के रूप में कन्वर्जन करना, वस्तुओं में उनको परिवर्तित करना, क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। मान लीजिए कि लेबर की 2 यूनिट, यानी 2 लेबर लगा करके और कैपिटल की 100 यूनिट लगा करके, यानी 100 रुपए लगा करके, 2 यूनिट लेबर की यानी 2 लेबर और 100 रुपए लगा करके आप किसी वस्तु की 10 इकाइयों का उत्पादन करते हैं, तो ये 10 इकाइयाँ जो कहलाएंगी वो कहलाएंगी उत्पादन। अर्थात आपने कच्चे माल और जो कैपिटल है उसका यूज करके वस्तुओं के रूप में जो लोग कन्वर्ट किया है वही कहलाएगा प्रोडक्शन, यानी उत्पादन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है, उत्पादन फलन क्या होता है। उत्पादन फलन का मतलब है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? उत्पादन फलन उत्पादन के भौतिक साधनों और भौतिक उत्पादन के बीच फलनात्मक संबंध होता है। प्रोडक्शन फंक्शन शो द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यानी उत्पादन के जो साधन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, और उससे जो उत्पादन जो तैयार होगा वो कहलाएगा उत्पादन फलन। ये दर्शाता है कि किन किन वस्तुओं की और साधनों की सहायता से किस वस्तु का उत्पादन किया है। जैसे हम एक एग्जांपल अगर लें तो देखिए, आइसक्रीम जो आप खाते हैं, आइस इज द फंक्शन ऑफ, तो आइस किस किस से, आइसक्रीम जो मिलकर बनती है वो किस किस से, उसमें मिल्क होता है, उसमें शुगर होती है, उसमें कलर होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये चीजें जो है आइसक्रीम का जो है प्रोडक्शन फंक्शन, यानी आइसक्रीम इज द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ या फंक्शन ऑफ मिल्क, शुगर एंड कलर, इधर और एंड
आइस भी हो सकती है, एंड आइस, ये चीजें इसके कंपोनेंट होते हैं। तो जिन चीजों से मिलकर कोई चीज बनी हुई है उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इसके साथ ही प्रोडक्शन फंक्शन शो द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। इट मीन्स प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन फलन उत्पादन के भौतिक साधनों और भौतिक उत्पादन के बीच में टेक्निकल रिलेशन को दर्शाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कौन सा रिलेशन दर्शाता है? फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में प्रोडक्शन फंक्शन टेक्निकल यानी तकनीकी संबंध को दर्शाता है। क्योंकि आप जानते हैं किसी वस्तु का प्रोडक्शन जो है मेनली डिपेंड करता है टेक्निक पर, ठीक है। जितनी बढ़िया टेक्निक का हम प्रयोग करेंगे उतना ही अधिक मात्रा में कम से कम लागत पर उत्पादन हो पाएगा। तो उत्पादन फलन किसी वस्तु के भौतिक साधनों और भौतिक उत्पादन के बीच में तकनीकी संबंध को दर्शाता है। ये किसी इकोनॉमिकल जो रिलेशन है उसको नहीं दर्शाता, अर्थात आर्थिक संबंध को नहीं दर्शाता, बल्कि तकनीकी संबंध को दर्शाता है। इसके बाद बात करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक इसका, और जो तीसरा जो टॉपिक आता है वो है अल्पकालीन यूं कहिए कि उत्पादन फलन जो है उत्पादन फलन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो जो उत्पादन फलन होता है बेटा वो 2 तरह का होता है। उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। और पहला जो उत्पादन फलन होता है वो है अल्पकालीन उत्पादन फलन, मीन्स शॉर्ट टर्म शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और जो दूसरा होता है वो होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, यानी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। 2 इस तरह से प्रोडक्शन फंक्शन कितने टाइप का होता है? 2 तरह का होता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अल्पकाल क्या है। सबसे पहले अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन को जानने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि अल्पकाल क्या होता है, उसके बाद बताएंगे दीर्घकाल क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए अल्पकाल, अल्पकाल क्या है और दीर्घकाल क्या है। यानी शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन क्या होता है। तो देखिए ध्यान करना कि शॉर्ट रन क्या होता है। तो अल्पकाल क्या है? अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन, या आप यूं कहिए एक साधन परिवर्तनशील और बाकी साधन स्थिर होते हैं। शॉर्ट रन इज ए टाइम पीरियड इन विच one factor of production is variable and other is constant, ठीक है। in this time period if a producer change his production then he can change his production by changing variable factors only, fixed factor are fixed। यानी अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील होता है और बाकी साधन स्थिर होते हैं। इस समय अवधि में अगर एक उत्पादक अपने उत्पादन में परिवर्तन करना चाहता है
तो वो केवल जो परिवर्तनशील साधन है उनमें परिवर्तन करके परिवर्तन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि उत्पादन के जो उत्पादक है उसके पास केवल दो साधन है, एक है लैंड और दूसरा है लेबर। लैंड मान लीजिए फिक्स्ड है, मान लीजिए कि इसमें दो प्रकार के साधन होते हैं, एक तो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, यानी स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, या परिवर्ती भी कह सकते हैं। इस समय में दो प्रकार के साधन होते हैं। इसमें एक साधन तो वेरिएबल होता है, वन फैक्टर वेरिएबल होता है, अदर इज कांस्टेंट। यानी इसमें अगर प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को चेंज करना चाहता तो केवल इसमें चेंज करके प्रोडक्शन को चेंज कर सकता। इसका रीजन क्या है कि देखिए ये समय की अवधि कम होती है। इसमें अगर प्रोड्यूसर अपने प्लांट को चेंज करना चाहे, अपने मशीनरी को चेंज करना चाहे तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इतना लंबा समय ही नहीं है, इसमें बहुत कम समय होता है। और मान लीजिए एग्जांपल देते हैं कि गर्मी अचानक अभी ज़्यादा पड़ने लगी, तो कूलर, फ्रिज, एसी विक्रेताओं को इनकी सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब वो इतने कम समय में टाइम प्लांट तो नहीं लगा सकते, नई मशीनरी भी नहीं ला सकते, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो 2-3 महीने का सीजन, तो वो केवल एक साधन यानी लेबर को बढ़ा या घटा करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा कि अगर जैसे लेबर है, लैंड है, ये तो एक एक रहेगी, यानी फिक्स्ड है, फिक्स्ड मान लो मशीन है, मशीन तो एक ही रहेगी, लेकिन इसके साथ इसकी संख्या बढ़ा देंगे, एक के साथ एक लेबर, फिर 2 और बढ़ाना है तो उत्पादन 3 और बढ़ाना है तो 4 और बढ़ाना तो 5। इस तरह से इनका रेशो जो है वो चेंज होता है। अल्पकाल। दीर्घकाल क्या है? लॉन्ग रन। दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इस अवधि में एक उत्पादक अपने सभी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन में परिवर्तन कर सकता है। लॉन्ग रन is a time period in which all the factor of productions are variable. There is no fixed factor. In this time period, if a producer changes production, then he can change okay, all the variable. It's because it is the time in which a producer can change his plant, change his फैक्ट्री, चेंज होल बिजनेस, यानी इस टाइम में अपने प्लांट को चेंज कर सकता है, अपनी मशीनरी को चेंज कर सकता है, अपने पूरे बिजनेस को चेंज कर सकता है, इतना उसके पास टाइम है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, फिक्स्ड नहीं होता कोई, सारे वेरिएबल हो जाते हैं। मान लीजिए इसमें 2 चीजें ली हमने, एक तो ले ली मशीन और एक ले ली मान लीजिए लेबर। अगर इसको बढ़ाते हैं, इसके साथ मान लीजिए 2 लगाते हैं लेबर, तो 2 इसको तो इसको भी बढ़ाया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। 3 पर 6, 4 पर 8, 5 पर 10, यानी एक मशीन पर पहले 2 व्यक्ति तो 2 पर 4 हो जाएगा। सेम रेशो होती है, इसमें रेशो कांस्टेंट होती है 6 पर 12, लेकिन इसमें रेशो जो है वो चेंज हो जाती है। इसमें अगर बात करते हैं रेशो जो है, ठीक है, वो 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 और 1-5, लेकिन इसमें जो रेशो है वो 1 के साथ 2 लगा रहे हैं तो 2 के साथ 4 लगाएंगे, 3 के साथ 6 लगाएंगे, 4 के साथ 8 लगाएंगे और 8 के साथ 5 के साथ 10 लगाएंगे और 6 के साथ 12। इसमें अगर आप देखोगे तो रेशो 1-2 ही आएंगे, लेकिन इसमें रेशो चेंज हो जाएगा। तो ये आपको बताया शॉर्ट रन क्या है और लॉन्ग रन क्या है। अब इसमें कई बार अंतर भी आ जाता है शॉर्ट और लॉन्ग रन, ठीक है। तो शॉर्ट रन में, इन शॉर्ट रन वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड अदर इज कांस्टेंट। अल्पकाल में एक साधन परिवर्तनशील होता है, बाकी स्थिर होते हैं। दीर्घकाल में सभी साधन, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। अल्पकाल में इन शॉर्ट रन फैक्टर रेशो इज चेंज, साधनों का अनुपात क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और इन लॉन्ग रन फैक्टर रेशो इज कांस्टेंट, लॉन्ग रन में फैक्टर रेशो कांस्टेंट होता है, ठीक है। इन शॉर्ट रन में जो है
फैक्टर्स आर टू टाइप, दो तरह के होते हैं, सम फैक्टर आर वेरिएबल एंड सम आर कांस्टेंट। और इसमें जो है फैक्टर्स एक ही टाइप के होते हैं, यानी ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। ठीक है। In this situation, अल्पकाल में if a producer change his production, then he can change his production due to change in variable factor only। यानी इस अवधि में अगर एक प्रोड्यूसर अपने उत्पादन को चेंज करना चाहता है तो केवल वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करके वो प्रोडक्शन को चेंज कर सकता है। और इसमें सभी साधनों में सभी फैक्टर्स में चेंज करके अपने प्रोडक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका वो है इससे रिलेटेड। तो अब देखिए हम चलते हैं, आपने लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का मीनिंग जाना। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर हम चलते हैं, और वो टॉपिक है आपका अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो देखिए अल्पकालीन उत्पादन फलन भी अल्पकाल से रिलेटेड है। पहले आप इसमें अल्पकाल का मीनिंग बताइए। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि अल्पकाल क्या है, यानी शॉर्ट रन क्या है, दो लाइन में ये बताएंगे। तो शॉर्ट रन इज a time period in which one factor variable and the other is constant. In this time period, a producer can change his production due to change in only variable factor. इस time period में producer अपने केवल variable factors में change करके जो है अपने प्रोडक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है। और अल्पकाल में इन शॉर्ट रन, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन बिटवीन या फंक्शनल रिलेशन बिटवीन फैक्टर्स और, ठीक है, आउटपुट या इनपुट और आउटपुट, सो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को दिखाता है। जैसे देखिए, यानी अल्पकाल में उत्पादन के साधनों और उत्पादन के भौतिक उत्पादन के साधनों और वस्तुओं और सेवाओं के बीच में जो संबंध होगा उसको अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है। जैसे इसके बाद इसको एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए एक फर्म के पास एक फर्म जो है 40 यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहती है, 40 यूनिट, यानी 40 यूनिट एक्स की प्रोड्यूस करना चाहती है, और इसके लिए 40 यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ, ठीक है, इसके लिए वो 5 लेबर की यूनिट लगाती है, 4 कैपिटल की यूनिट लगाती है। ठीक है। अगर वो इसकी यूनिट को बढ़ाकर के 80 यूनिट करती है, तो आपने देखिए हमने अभी माना था कि लेबर जो है वो वेरिएबल होगी, एक फैक्टर कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल, अगर दो ही साधन है तो ये बन जाएगा, ये तो डबल हो जाएगी, 10 लेबर और 4 कैपिटल, ये हो जाएगा। राइट। अब अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है? अल्पकालीन उत्पादन फलन उत्पादन के भौतिक साधनों, यानी अल्पकाल में उत्पादन के भौतिक साधनों और भौतिक उत्पादन के बीच फलनात्मक संबंध होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ए प्रोड्यूसर है 2 फैक्टर्स, one is variable and other is constant. Variable is labor and constant is capital. If a producer produce, ठीक है, good X with the help of these factors labor and capital, अगर एक उत्पादक X वस्तु का उत्पादन पूंजी और श्रम की सहायता से करना चाहता है and he produce 40 यूनिट, और वो अगर 40 इकाई का उत्पादन करता है X की का, तो 5 लेबर की 4 कैपिटल की यूनिट लगाता है। और अभी इंक्रीज आउटपुट 40 यूनिट टू 80 यूनिट, और वो अगर 40 से 80 बढ़ाता है आउटपुट को, तो 10 लेबर और 4 कैपिटल लगाता है। तो हियर वी सी, यहाँ हम ये देखते हैं कि व्हेन प्रोडक्शन इज इंक्रीज 40 यूनिट टू 80 यूनिट, जब प्रोडक्शन को 40 से 80 बढ़ाया, देन लेबर इंक्रीज, ओनली लेबर इज इंक्रीज 5 to 10 यूनिट, कैपिटल इज कांस्टेंट, बिकॉज इन शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड अदर इज कांस्टेंट। हियर लेबर इज वेरिएबल एंड कैपिटल इज कांस्टेंट, कैपिटल कांस्टेंट है। ठीक है। अब इससे अगर हम फिगर बनाते हैं, इससे अगर फिगर बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे?
तो देखिए यहां पर मान लीजिए आपने कैपिटल ले लिया और यहां मान लीजिए लेबर ले लिया। कैपिटल को के से शो किया, वैसे हम लिखते हैं कैपिटल, ठीक है। मान लीजिए कि शुरू में इतना कैपिटल लगाया आपने, ओके ओके आपने कैपिटल लगाया तो इतनी लेबर लगाया, ओ एन। कैपिटल तो अब देखिए कैपिटल तो इसमें सेम है, कैपिटल तो मान लीजिए यहां से ले लेते हैं 2 4 6 और यहां से ले लेते हैं मान लीजिए 5 10, ठीक है। 4 ये लगाया आपने, 4 कैपिटल की और 5 लेबर की। अब क्या किया आपने, लेबर को 10 कर दिया 80 यूनिट के लिए और वो 4 लिया, ठीक है। ये जो है 4, तो ये जो रेखा आएगी, ये जो लाइन आएगी, ठीक है, यानी इसको आप जो है कोई भी नाम दे सकते हैं, एन दे सकते हैं। जो एन रेखा आई ये आपकी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को शो कर देखिए। अब लॉन्ग रन में देखिए, पहले आप लॉन्ग रन का मीनिंग बताएंगे, लॉन्ग रन क्या है, यानी दीर्घकाल क्या है। देखिए दीर्घकाल क्या होता है, लॉन्ग रन क्या है, तो लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन समय की अवधि, इट इज टाइम पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, यानी सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ए प्रोड्यूसर कैन चेंज हिज प्रोडक्शन देन ही चेंज ऑल द फैक्टर्स। अगर उत्पादक जो है अपने उत्पादन में परिवर्तन करना चाहता है तो सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल हम लेते हैं कि 40 यूनिट का प्रोडक्शन करता है, मान लीजिए उसके पास 2 फैक्टर हैं, लैंड भी लेबर है और कैपिटल है, 2 फैक्टर है और लेबर और कैपिटल की सहायता से वो प्रोडक्शन करना चाहता है। और शुरू में मान लीजिए वो 40 यूनिट का प्रोडक्शन करता है, 40 यूनिट के लिए वो 5 लेबर और 4 कैपिटल लगाता है, ठीक है। अगर वो इसको 80 यूनिट कर देता है तो देखिए इस टाइम में सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं, तो वो इन दोनों को चेंज कर सकता है। तो इसका भी डबल कर दिया क्योंकि ये इसका डबल हुआ और उसको भी डबल कर दिया। और मान लो ये इसको 3 टाइम्स बढ़ा देता है तो ये हो जाएगा आपका, इसको भी ट्रिपल कर दिया और इसको भी ट्रिपल कर दिया। ये होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। यानी इसमें आपने देखा कि अगर प्रोडक्शन को डबल किया तो ये भी डबल हुआ और ये भी डबल हुआ, यानी इसमें ऑल द फैक्टर्स आर चेंज, सारे फैक्टर्स को आप या प्रोड्यूसर चेंज कर सकता है। अब इसके ऊपर जो डायग्राम बनेगा वो किस तरह बनेगा, तो देखिए यहां मान लीजिए वही कैपिटल और यहां ले लिया आपने लेगा, तो ये मान लीजिए कि आप 5 10 15 2 4 6 ले लो या 4 8 12, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा मान लीजिए 5 10 15। तो देखिए कि 40 यूनिट के लिए 5 लेबर और 4 कैपिटल, 4 कैपिटल और 5 लेबर। 80 के लिए 10 8, ये 8 और 10, ये 15। जब आप इन सबको पॉइंटों को मिलाओगे तो इस तरह से एक एन कर्व बन जाएगा, ठीक है। ये कर्व इस तरह बनेगा, यानी ये कर्व शो करता है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा और ये बिल्कुल मिडिल में आके मिलेगा। उसका रीजन है कि दोनों की जो रेशो है वो इक्वल बढ़ रही है, ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो रहा है, ये ट्रिपल हो रहा है तो ये भी ट्रिपल हो रहा है, इसलिए मिडिल में आकर ये मिलेगा। ये शो करता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इधर क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अब जो अगला जो टॉपिक आता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है। हमारा जो टॉपिक आता है वो है डिफरेंस बिटवीन किसमें, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या अंतर है, इनमें दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो देखिए यहीं से अगर
हमें अगर मीनिंग अच्छे से याद हो गए तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में वन फैक्टर वेरिएबल और अदर कांस्टेंट होते हैं। इसमें एक साधन परिवर्तनशील और बाकी स्थिर होते हैं, और इसमें ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में फैक्टर रेशियो इज चेंज वेरिएबल, फैक्टर रेशियो कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में फैक्टर रेशियो इज जो है कांस्टेंट, फैक्टर रेशियो स्थिर होता है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में साधन अनुपात स्थिर होता है, ठीक है। इसमें शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में ए प्रोड्यूसर कैन चेंज हिज प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन ओनली वेरिएबल फैक्टर। इसमें शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में अगर प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को चेंज करना चाहता तो वो वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके प्रोडक्शन को चेंज कर सकता है। लेकिन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोड्यूसर कैन चेंज इन प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर्स, यानी अपने सभी साधनों को चेंज करके अपने प्रोडक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ, आप इसमें ये फिगर बना दीजिए और इसके अंदर ये फिगर बना, ठीक है। और एक अंतर और हो सकता है, देखिए जब भी, देखिए दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है, एक तो है कि भाई उत्पादन में परिवर्तन, और एक होता है उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन, ठीक है। यानी उत्पादन में परिवर्तन चेंज इन प्रोडक्शन, और उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन चेंज इन प्रोडक्शन स्केल। तो एक बात ध्यान कीजिएगा कि जब भी एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को फिक्स्ड फैक्टर में चेंजिंग करके बढ़ाता है तो उसको चेंज इन प्रोडक्शन स्केल कहते हैं। तो इसमें तो स्केल यानी आप फिक्स्ड फैक्टर में परिवर्तन हो ही नहीं सकता, तो इनिट यानी अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन में परिवर्तन किया जा सकता है, उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन नहीं हो सकता, या यूं कह सकते हैं इसमें उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और इसमें उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन किया जा सकता है। तो 5 अंतर आपको हमने बताए, ठीक है। इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन स्केल कैन नॉट बी चेंज, और इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन स्केल कैन बी चेंज, ठीक है। इज दैट क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बेटा, अब हमने आपको उत्पादन फलन के बारे में बताया, इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका उस पर चलता है। और नेक्स्ट कंसेप्ट है जो वो है आपका धारणाएं, यानी उत्पादन की धारणाएं, उत्पादन की धारणा, यानी concepts of प्रोडक्शन। ये है आपका कंसेप्ट, ठीक है। और कंसेप्ट नंबर 2, तो देखिए द उत्पादन के 3 कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है आपका कुल उत्पाद, या कुल उत्पादन कह सकते हैं, उत्पादन भी कह सकते हैं आप, उत्पाद भी, टोटल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्शन। जो दूसरा कंसेप्ट है इसका वो है आपका औसत उत्पाद, और जो तीसरा कंसेप्ट है आपका वो है सीमांत उत्पाद। तो इस तरह से उत्पादन के 3 कंसेप्ट होते हैं। इसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, इसको कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट, और इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तीन तरह के ये होते हैं। टोटल प्रोडक्ट को शॉर्ट में अगर हम शो करते हैं तो टीपी, एवरेज को एपी और मार्जिनल को एमपी। यानी आपने टीसी, एसी, एमसी
और आपने TR, AR, MR ये आपने पढ़े हैं, लेकिन आज हम प्रोडक्शन के 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात आती है टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, कुल उत्पाद क्या होता है। एक फर्म द्वारा, ठीक है, या एक उत्पादक द्वारा एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहते हैं। ठीक है, एक फर्म या उत्पादक द्वारा एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं, कुल उत्पाद कहते हैं। टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म और प्रोड्यूसर इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक दिए हुए समय में, एक निश्चित समय में, ठीक है, एक निश्चित समय में एक फर्म या उत्पादक द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा का उत्पादन किया जाता है उसको कुल उत्पाद कहते हैं या कुल उत्पादन कहते हैं। दैट क्लियर? ठीक है, कुल उत्पाद को निम्न तालिका और चित्र द्वारा समझ सकते हैं। तो देखिए कुल उत्पाद कैसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए, एक तो ये बात ध्यान रखना है कि ये जो सारा कंसेप्ट है हमारा वो रिलेट्स टू शॉर्ट पीरियड, अल्पकाल से संबंधित है। इसलिए अल्पकाल में हमने पीछे माना था कि अल्पकाल में 2 तरह के साधन होते हैं, वन इज वेरिएबल एंड अदर इज कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए अगर इस टाइम पीरियड में प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को चेंज करना चाहता है तो केवल वेरिएबल में फैक्टर में चेंज करके प्रोडक्शन को चेंज कर सकता है, और इस स्थिति में जो है जो टोटल प्रोडक्शन का बिहेव होगा वो डिफरेंट होगा, वो हम बात करेंगे। तो पहले मीनिंग देने के बाद हम कहेंगे कि टोटल प्रोडक्शन is explained by following example. For example, if a producer have 2 factors, one factor is variable and other is constant. Variable is labor and constant is land. मान लीजिए एक उत्पादक के पास केवल 2 साधन हैं, भूमि और श्रम, जिनका प्रयोग करके वो वस्तु X का उत्पादन करता है। ठीक है, तो जैसे वो, जैसे मान लीजिए एक तो है लैंड भूमि, और भूमि कैसा साधन है, ये स्थिर साधन है, फिक्स साधन है। एक है लेबर, लेबर का मतलब होता है श्रम, और ये एक परिवर्ती साधन, परिवर्तनशील, ये परिवर्तन। अब देखिए इसमें ये तो फिक्स रहेगा, यानी इसके साथ जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो इन द एग्जाम्पल लैंड इज द फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर इज वेरिएबल। व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड विद फिक्स फैक्टर, जब एक स्थिर साधन यानी भूमि के साथ श्रम की अधिकाधिक इकाइयां लगाई जाती हैं, देन टीपी चेंज इन डिफरेंट रेट्स, टीपी विभिन्न दरों से परिवर्तित होता है। इनिशियली टीपी इंक्रीज एट इंक्रीज, शुरू में क्या होता है, टीपी की बात करते हैं, टीपी ऐसे बनेगा, एक के साथ एक लगाया, मान लो 2 प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद 2 लगाए तो मान लीजिए 5 हो गया, 3 लगाए तो 9 हो गया, 4 लगाए तो 12 हो गया, 5 लगाए, ठीक है, तो 14 हुआ, 6 पर 15 हुआ, ठीक है, और 7 पर 15 हुआ, और एक और लगा दिया, 8 लगा दिए मान लो, तो ये 14 हो गए, 14। ठीक है, यानी ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, इस तरह से। तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए जब एक लैंड के साथ एक लेबर लगाई तो 2 प्रोडक्शन हुआ, तो शुरू में आप देख रहे हैं कि जब तक 3 यूनिट नहीं लगाई जाती, 3, तो हर बार इनका गैप बढ़ रहा है। ये यहाँ गैप कितने का है, इस तरह अगर हम बताएं तो यहाँ गैप देखिए ना 3 का है, यहाँ गैप कितने का है, 4 का है, 3 यूनिट तक तो ऐसा हुआ, यहाँ तक तो ऐसा हुआ, लेकिन 3 यूनिट के बाद ये बढ़ने की बजाय गैप क्या हो गया जी, ये गैप घट गया, ये 3 हो गया, अगली बार 2 हो गया, अगली बार 1 हो गया, और अगली बार 0 हो गया। ठीक है,
7वीं यूनिट पर ये जाकर के 0 हो जाता है और 8वीं यूनिट से जो है ये क्या हो जाता है, 8वीं यूनिट सर ये नेगेटिव हो जाता है, यानी यहाँ पर -1 हो जाता है। ये बिहेव होता है, यानी when more and more variable factor are employed with a fixed factor, यानी जब एक स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अधिक से अधिक इकाइयों को लगाया जाता है, तो इनिशियली शुरू में टीपी इंक्रीज एट इंक्रीज रेट, आफ्टर इट टीपी इंक्रीज एट डिक्रीज रेट, टीपी डिक्रीज रेट से बढ़ता है। एट 7th यूनिट इट इज कांस्टेंट, 7वीं यूनिट पे कांस्टेंट हो जाता है। एंड आफ्टर 7th यूनिट टीपी इज फॉलिंग, टीपी घटने लगता है। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग टेबल। और फिगर भी बना सकते हैं, कैसे देखिए, फिगर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहां लेंगे आप लेबर, ये आपका लेबर को 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये फिगर, ये मैक्सिमम कितना है ये देख लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 and 16। तो y पर आप टीपी लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक लेबर लगाई तो प्रोडक्शन हुआ 2, लेबर 1 लगाई तो प्रोडक्शन हुआ 2, जब 2 लगाई तो ये हुआ 5, 3 पर आपका 9 है, 3 पर 9, 4 पर 12 है, 5 पर आपका है 14, 6 पर आपका 15, 6 and 7 पर 15, 6 और 7 दोनों पर 15 है, और इस पर फिर से 14 आ जाता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 में लेबर लगाई, यहाँ लेबर है, 1 पर 2, 2 पर 5, 3 पर 9 और 4 पर आपका 12, 5 पर आपका 14, 5 पर आपका 14, 6 और 7 पर आपका 15 और जो है 8 पर आपका 14। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये 0 से स्टार्ट होगा, इस तरह से चलते यहाँ से ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये नीचे दिस इज टोटल प्रोडक्शन का। जब आप इसको मिटाएंगे, इसको साफ करेंगे तो आप ये पाएंगे ये कर्व है, ये इस शेप में बना है, ये आपका, और 7th यूनिट पर जहां के बाद ये गिरने लगता है ये रेखा, और यहाँ पर ये कोई भी आप एक पॉइंट डालिए, यहाँ पर टीपी मैक्सिमम लिख दीजिए, यहाँ पर टीपी मैक्सिमम। तो हमने बताया शुरू में 3 यूनिट तक बढ़ते जाता है, एक पॉइंट यहाँ आउट कर दीजिए, 3 पर थे 9 तो लगभग यहाँ एक पॉइंट। तो आप क्या पाएंगे, आपने जो देखा इसको एक नाम दे दीजिए, मान लो के दे दिया आपने, ठीक है। तो ओ से के तक अगर आप लिखें आपको समझने के लिए, तो ओ से के तक यहाँ लिखेंगे यार, टीपी इंक्रीज एट इंक्रीज रेट। टीपी क्या हो रहा है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ बढ़ तो रहा है के से लेकर के ए तक बढ़ तो रहा है, थोड़ा स्लो हो गई स्पीड इसकी, ये के था, तो यहाँ लिखेंगे टीपी इंक्रीज एट डिक्रीज रेट। यहाँ टीपी
बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर पर बढ़ रहा है। ए पर टीपी मैक्सिमम, और आफ्टर ए पॉइंट, ए के बाद अगर लिखेंगे टीपी इज फॉलिंग, टीपी क्या हो रही है, गिर रही। यही टीपी का बिहेव होता है। वेरी सबसे पहले टीपी टोटल प्रोडक्शन इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। Let be there are two factors of production of a producer. Land is fixed factor and labor is variable factor. If a producer produce goods by using land and labor, then the production is or total production is changed in different rates. Initially TP and total production increase at increase rate O2K, after it O2K or third unit till third unit, after K to A it is increase at decrease rate, at point A it is maximum, after point A it is falling. It is clear? ये था TP। इसके बाद बात करते हैं AP, एवरेज प्रोडक्शन क्या है। अगर 4 मार्क्स में आता है तो आपने फिगर ये बना के दिखानी पड़ेगी। अब एपी के बारे में, एपी क्या होता है, ये तो टीपी का होता है। एवरेज प्रोडक्शन क्या है? एवरेज प्रोडक्शन इज पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं। परिवर्तनशील साधन यानी अगर 10 लोग या 10 लेबर 100 यूनिट प्रोड्यूस करती है तो एक कितना करेगी, तो कैलकुलेट करने के लिए 100 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 10 आ जाएगा। तो एवरेज प्रोडक्शन इज पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। टू कैलकुलेट एवरेज प्रोडक्शन यानी औसत उत्पाद प्रति इकाई परिवर्तनशील साधन का उत्पादन होता है, और औसत उत्पादन ज्ञात करने के लिए कुल उत्पादन को जो है लेबर से भाग कर दिया जाता है, यानी एपी जो होता है, एपी इज इक्वल टू टीपी डिवाइडेड बाय लेबर, टीपी भाग लेबर। ठीक है, कैसे? मान लीजिए अब इसी टेबल में निकालते हैं, एपी निकालना मान लीजिए आपको, तो एपी निकालने के लिए क्या करना है, टीपी को, एपी आपको पता है टीपी अपॉन लेबर, इस बार 2 को 1 से तो 2, यहाँ 2.5, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2.8, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 8 एकम 8, 8 7 56। दिस इज एपी। ठीक है, एपी का बिहेव क्या होता है, when more and more variable factor are employed with a fixed factor, then AP is falling. Initially AP is falling, after reach its maximum point it is rising, it is after reaching, sorry, initially AP is rising, after reach its maximum point it is falling। यानी AP का जो बिहेव होगा जब आप बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेगा। शुरू में देखिए 2 से बढ़ा, 2 से चल करके ये यहाँ से बढ़ता हुआ और उसके बाद ये आ जाता है, ये आ गया आपका एपी। जब आप इससे फिगर बनाएंगे तो ये बनेगा। ये 3 वाली यूनिट है, यानी जहां पर ये कितना है, ये आपका 4th यूनिट, ये 4 यूनिट है, यानी 1 2 और 3 और 4 पर ये हो जाता है। 4 पर देख रहे हैं आप मैक्सिमम है, यहाँ पर ये कोई पॉइंट दे दीजिए, एपी मैक्सिमम है। ठीक है, ये एपी का एग्जाम्पल। आप नॉर्मली वैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए एपी क्या है, एपी इज पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, प्रति इकाई परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन को हम औसत उत्पादन कहते हैं। टू कैलकुलेट एपी, एपी को ज्ञात करने के लिए टीपी डिवाइडेड बाय लेबर, टीपी को लेबर से भाग कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, इफ 10 लेबर प्रोड्यूस 100 यूनिट, then average production is 100 divided by 10 is equal to 10 units। Is that clear?
ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड है वो है मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन लेबर, ठीक है, या यूं कहिए टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, यानी श्रम की एक कम या अधिक इकाई लगाने से, श्रम की एक कम या अधिक इकाई लगाने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन इज चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू वन लेस एंड वन मोर यूनिट ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड विद ए फिक्स फैक्टर। स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की एक अधिक या कम इकाई लगाने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होगा उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। Marginal production is change in total production due to one more and one less unit of variable factor are employed with fixed factor, ठीक है। इसे ज्ञात करने के लिए श्रम की कुल मात्रा में, कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को श्रम में होने वाले परिवर्तन से भाग दे दिया जाता है। जैसे इधर निकालते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं अलग अलग चैप्टर्स में। यहाँ एमपी निकालना है, जो हमने डिफरेंस बताए थे वो एमपी ही थे एक्चुअल में। तो एमपी पहले का 2 आ जाएगा, नीचे से माइनस करती जाएगी। यहाँ 3 आ गया, सॉरी यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, फिर से 3 हो गया, फिर से 2 हो गया, नेक्स्ट 1 हो गया, 0 हो गया एंड -1। ये क्या बिहेव है कि when more and more variable factor are employed with factor, जब एक स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अधिक इकाइयां लगाई जाती हैं तो इनिशियली टीपी इज राइजिंग, टीपी शुरू में बढ़ता है, आफ्टर इट रीच इट्स मैक्सिमम, उसके बाद ये अपने मैक्सिमम पर पहुंचता है, एंड आफ्टर इट और एट लास्ट आफ्टर इट इज फॉलिंग, इसके बाद गिरता है, ठीक है, एंड एट 7th यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इट इज 0, उसके बाद ये 0 हो जाता है, एंड एट लास्ट इट इज नेगेटिव, और अंत में नेगेटिव हो जाता है। समझ आया होगा? तो लेकिन हम मीनिंग देने के बाद हम ये दे सकते हैं कि मान लीजिए कि 5 लेबर लगाने से 5 लेबर प्रोड्यूस 100 यूनिट एंड 6 लेबर प्रोड्यूस 110 यूनिट, देन द 5 लेबर, देखिए 5 लेबर 5 प्रोड्यूस करती है, 5 का प्रोडक्शन 100 और 6 का 110। तो यहाँ हमने TPN और TPN -1 है, एक कम ये हो गया, ये हो गया TPN -1, ये हो गया TP। तो 110 में से 100 घटा दीजिए तो कितना आया, 10 आ गया। ये इसके हिसाब से कर लीजिए। TP में कितना चेंजिंग आया, TP में चेंज आया 10 का, लेबर में कितना चेंज आया, लेबर में चेंज आया 1 का, तो ये कितना हो गया 10। तो 10 यूनिट जो है मार्जिनल प्रोडक्शन आ जाता। ये उम्मीद है सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका जो है तीनों कंसेप्टों का मीनिंग, उनको कैसे मेजर किया जाता है, उनके फॉर्मूले क्या है, ये बताया। अगर अब देखिए यहां अगर हम एक बात और करें, टीपी का कैसे निकालें, टीपी का फॉर्मूला और लिख देते हैं, तो वो होता है AP × L, या टीपी जो होता है वो होता है सॉल्यूशन एमपी का टोटल कर दीजिए, ठीक है, तो एमपी का टोटल करने पे हमारा टीपी क्या आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ये हो गया, इसका फॉर्मूला ये हो गया, और इसके फॉर्मूले जो है ये इसका फॉर्मूला। इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इनमें जो लगभग लास्ट टॉपिक है इनमें भी, और वो है इनके रिलेशंस। अब बेटा इन तीनों चीज़ों में, टीपी में, एपी में और एमपी में आपके रिलेशंस आ जाते हैं। वो रिलेशन आपको हम बताते हैं क्या रिलेशन है। तो देखिए ध्यान से देखेंगे आप, रिलेशन बनाने से पहले हम एक आपको टेबल बताते हैं दोबारा से। देखिए यहाँ आपका लैंड यानी भूमि जो कि एक स्थिर साधन है, यहाँ आपकी लेबर, इसको कहते हैं श्रम,
जो कि परिवर्तनशील साधन है, परिवर्ती भी कह सकते हैं। यहाँ आपका टीपी, एपी और एमपी। तो 1 1 1 ये आपको पता है कांस्टेंट रहती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आप कंपल्सरी लेंगे, तभी आपकी टेबल कंप्लीट होगी। या 2 3 जो भी आप लें उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा बढ़ाएं, मान लो 2 लिया तो 2 से ज़्यादा बढ़ाएं। 2 और 3 5, अब 4 बढ़ाएं 9, 3 स्टेप बढ़ाने के बाद उसके बाद माइनस कर सकते हैं 12 14 15 15 और 14। इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 को 1 से तो 2 2.5 3 3 2.8 2.5 फिर ये आ गया और ये आ गया। यहाँ आ जाएगा एमपी 2 3 4 3 2 1 0 और -1। ये आ गया आपका, ये आपकी टेबल है। तो हम जो पढ़ रहे हैं, अब ध्यान करना, सबसे पहले ए और पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन, सबसे पहले मान लीजिए आप टीपी एंड एमपी। टीपी और एमपी में रिलेशन पढ़ना है सबसे पहले, यानी कुल उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद में संबंध, ये हमारा जो है आज का टॉपिक है। तो देखिए टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में संबंध। देखिए सबसे पहले डिपेंड करता है मार्क्स कितने का है। अगर 6 मार्क्स का तो आप टेबल बना के बना सकते हैं और उसको फिगर और उसके बाद मीनिंग देकर के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 मार्क्स का है, ज़्यादातर 4 मार्क्स में आता है, तो टीपी, रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी इज एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग फिगर। टीपी और एमपी में संबंध को निम्न चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। एक आप चित्र बनाएंगे, चित्र जब आप बनाते हैं तो आपका जो फिगर बनेगा वो बनेगा इस तरह से। आपका ये हो गया आपका टीपी, यहाँ पर इसका मैक्सिमम होगा, जहाँ यहाँ ए पॉइंट है, एपी का मैक्सिमम यहाँ होगा। यहाँ से जो है इसका एक पॉइंट आउट कर दीजिए इस तरह से, और ये हो जाता है एमपी। यानी यूं देखिए कि ओ से लेकर के तक ये कंबाइंड लाइन है, ये 2 लाइनें हैं। इसमें दोनों, ये मान लो सी पॉइंट है, ठीक है, ये ओ एक्स है, यहाँ आपका आउटपुट हो गया या क्वांटिटी हो गई। यहाँ आपका जो है एपी, टीपी एंड एमपी आ गया है, प्रोडक्शन लिख सकते हैं आप, ये ओ बाई एक्स, ठीक है। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग फिगर। इन द फिगर ओ एक्स शो आउटपुट ओ वाई शो टीपी एंड एमपी, ठीक है। टीपी टोटल प्रोडक्शन कर, ठीक है। इनिशियली इट इज इंक्रीज एट O to K, after K to A increase at decrease at A TP is maximum and after A it is falling। यानी शुरू में O से K बिंदु तक TP बढ़ती दर पर बढ़ता है, K से A तक घटती दर पर बढ़ता है, A पर मैक्सिमम होता है, उसके बाद गिरने लगता है, ठीक है। MP इनिशियली MP इंक्रीज होता है O से K तक, उसके बाद K से C तक घटता है, C पर जो है MP, यहाँ पर MP जो 0 हो जाता है, MP यहाँ पर 0 हो जाता है, ठीक है। एट C पॉइंट MP 0 और उसके बाद MP नेगेटिव हो जाता है आफ्टर C पॉइंट। द अबव फिगर शो फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन MP एंड TP। उपरोक्त जो चित्र है TP और MP में निम्न संबंध दर्शाता है। क्या संबंध है? देखो पहला संबंध देखिए, फर्स्ट रिलेशन क्या है? फर्स्ट रिलेशन है TP बराबर समेशन MP और MP बराबर डेल्टा TP बटे डेल्टा L और TP n माइनस TP n माइनस 1। पहला तो ये आ गया, ठीक है।
बोथ आर कैलकुलेटेड बाय ईच अदर, दोनों की गणना एक दूसरे से की जाती है। ठीक है, यहां आप लिख सकते हैं बोथ आर मेजर्ड बाय ईच अदर। ये पहला पॉइंट है, दोनों की गणना एक दूसरे से की जाए। दूसरा, अब देखिए यहां से देखो, आपने देखा यहां से यहां तक टीपी बढ़ रहा है, तो लिखेंगे व्हेन टीपी इंक्रीज एट इंक्रीज रेट then MP is rising। जब TP when TP increase at increase rate, यहां लिख देते हैं रेट, और यहां ब्रैकेट में आपकी जानकारी के लिए O2K when TP increase at increase rate, जब TP बढ़ती दर पर बढ़ता है O से K तक, जब TP बढ़ती दर पर बढ़ता है पॉइंट O से K तक, then MP is rising, तो MP बढ़ता है O2K, O से K तक, तो दोनों का कॉमन है। तीसरा, अब इसके बाद देखिए K से A तक when TP increase at decrease rate, जब टीपी घटती दर से बढ़ता है, टीपी घटती दर से बढ़ता है, कहां से K to A, then MP is falling, MP is falling, तो MP क्या हो रही होती है, घट रही होती है। यहां से देखिए K2 से K से C तक। चौथा रिलेशन क्या होगा, यहां पर देखिए when TP is maximum, यानी जब TP अधिकतम होता है, TP अधिकतम होता है पॉइंट A, then MP is 0, तो MP 0 होता है पॉइंट C, पॉइंट C पर ही 0 हो जाएगा, ये मैक्सिमम है तो 0 हो जाएगा। पांचवा, TP यहां से यहां तक फॉल हो रहा है when TP is falling, after point A, then MP is नेगेटिव, तो MP नेगेटिव हो जाए। तो 5 रिलेशंस हैं जो आपको 4 मार्क्स के आएंगे और ये आपको लिखने हैं। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के दृष्टिकोण से भी, कि देखिए क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, अगर टीपी मैक्सिमम है तो एमपी क्या होगा, 0 होगा। टीपी फॉलिंग हो रही है तो एमपी क्या होगा, एमपी नेगेटिव होगा। टीपी इंक्रीज एट इंक्रीज रेट हो रहा है तो एमपी क्या होगा, एमपी बढ़ेगा। टीपी इंक्रीज एट डिक्रीज रेट होगा तो एमपी क्या होगा, एमपी फॉल होगा। तो इस तरह से काफी क्वेश्चन आपको दिए हो जाते हैं। सैंडविचन एमपी किसके इक्वल होता है, टीपी के। डेल्टा टीपी बटे डेल्टा एल किसके इक्वल होता है, टीपी एन माइनस 1 क्या होता है। ये सारा जो है 4 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, इसको आप इस टेबल से भी देख सकते हैं। देखिए ये जब बढ़ रहा है, ये 2 है, दोनों 2 पर है। ये जब बढ़ती बार हर बार गैप बढ़ रहा है तो ये लगातार बढ़ रहा है यहाँ। तो अगर हम देखें तो यहाँ से ये बढ़ती दर पर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। उसके बाद जब ये 12 से 14 15 ये घटती दर पर बढ़ रहा है तो ये भी घट रहा है। उसके बाद जब ये मैक्सिमम हुआ, ये मैक्सिमम हो जाता है तो ये 0 हो जाता है। और जब ये फॉल होने लगता है 15 से 14 फॉल होगा तो ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेशंस है।
ये तो थे आपके रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी। लेकिन अब जो अगला जो रिलेशन है वो हमारा रिलेशन है एपी और एमपी, यानी औसत उत्पादन या औसत उत्पाद एपी और एमपी में संबंध। तो एपी और एमपी में संबंध को भी यहां से देख लीजिए, दोनों स्टार्ट हो रहे हैं 2 से, दोनों ही एपी भी 2 से स्टार्ट हो रहा है और एमपी भी 2 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे लाइन के साथ लेबर की ज्यादा यूनिट लगाते हैं, तो ये 2 से 2.5 हुआ, लेकिन ये 3 हो गया। इट मीन्स कंक्लूजन हुआ व्हेन एपी राइज एमपी राइज रैपिडली या इंक्रीज रैपिडली। जब एपी बढ़ता है तो एमपी तेज बढ़ता है। देखिए आप देख सकते हैं 2 से स्टार्ट है, ये 0.5 बढ़ा है, लेकिन ये 1 बढ़ गया, उसके बाद ये 0.5 बढ़ा, फिर 1 बढ़ गया। एक कंडीशन तो यही आएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो गए और आप ये देख रहे हैं कि एपी मैक्सिमम कहाँ, एपी मैक्सिमम 3 पर। मैक्सिमम 3 ये वाला थर्ड यूनिट पे नहीं कहलाएगा, मैक्सिमम 3 वो होता है जिसके बाद चेंज होने लग जाए। तो फोर्थ यूनिट पर 3 मैक्सिमम है, तो जहां पर एपी मैक्सिमम होता है एमपी वहां पर उसके बराबर हो जाता है। ये देखिए बराबर हो गया। इसके बाद इसकी कंडीशन, जब एपी गिरता है तो देखिए 3 है, लेकिन ये 2.8 गिरा, लेकिन ये 2, यहाँ तो 0.2 गिरा है, यहाँ 1 गिर गया। तो इसका मतलब एपी के बढ़ने की और घटने की दोनों रेट से ज्यादा एमपी के बढ़ने घटने की रेट होगी। यानी एमपी बढ़ता है तो तेज बढ़ता है और एमपी घटता है तो भी तेजी से घटता है। और देखिए एमपी पॉजिटिव ही रहता है, सॉरी एपी पॉजिटिव रहता है, लेकिन ये 0 हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन है। तो एपी और एमपी के संबंध को निम्न चित्र द्वारा आप दर्शा सकते हैं। तो उसके लिए चित्र बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? जब आप टेबल से भी चित्र बनाएंगे तो ये यहां से 0 से चलेगा, ये एक्स आ गया और ये ए पी है। इसका मैक्सिमम पॉइंट ये, इसका मैक्सिमम पॉइंट ये, यहाँ वही सी है और सी पर जो है एमपी आपको बताया था 0 होगा और एमपी यहाँ पर जो है नेगेटिव हो जाता। ये मान लीजिए एफ पॉइंट है, यहाँ पर एमपी मैक्सिमम होगा और ये एपी का मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पर जो है एपी मैक्सिमम होगा। इसको रिलेशन से हम दर्शाएंगे यहाँ एपी और एमपी के लिए। आउटपुट ले लीजिए एल और L1, ये है ठीक। रिलेशन क्या होगा? सबसे पहला देखिए, बोथ एपी एंड एमपी कैलकुलेटेड बाय टी, यानी दोनों एपी और एमपी औसत उत्पाद और सीमांत उत्पादों की गणना किससे की जाती है? टीपी से की जाती है। पहला पॉइंट ये होगा, यानी एपी बराबर टीपी बटे एल और एमपी बराबर डेल्टा टीपी बटे डेल्टा एल या टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। ये पहला पॉइंट है सबसे पहला। अब यहाँ जब एपी बढ़ता है, व्हेन एपी ठीक है राइज, व्हेन एमपी राइजिंग रैपिडली। एपी बढ़ता है व्हेन एपी राइज, तो यहां लिख देते हैं एपी राइज कहां से आप लिख रहे हैं, ठीक है। जब एपी बढ़ता है कहां तक? थर्ड यूनिट तक।
अगर थर्ड यूनिट तक। और उसके बाद एमपी राइजिंग रैपिडली और एमपी तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। तो ठीक है, एमपी तेजी से बढ़ता है। ठीक है, व्हेन एपी राइज, एमपी राइजिंग रैपिडली, एमपी तेजी से बढ़ता है। तो अगर आप देखें तो बिफोर एल, एल से पहले, ठीक है, एल और ये तेजी से, ठीक है, बिफोर एल, ठीक है। थर्ड है व्हेन एपी इज मैक्सिमम, एपी इज मैक्सिमम, पॉइंट जी, जब एपी मैक्सिमम होता है then MP is equal to AP, यानी here MP और AP क्या होते हैं, बराबर। जब AP मैक्सिमम होता है तो MP उसके बराबर होता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद J के बाद देखिए, पॉइंट J के बाद अगर हम देखें फोर्थ पॉइंट, फोर्थ में अगर हम देखें when AP is falling, then AP is falling after J, J के बाद MP is falling rapidly, एमपी तेज गिरती है, तो ये भी आफ्टर जी। फोर हो गए। फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, एपी गिरने के बाद भी पॉजिटिव है, एपी कभी जीरो नहीं होता। एपी is always positive, AP हमेशा धनात्मक होता है, बट MP कैन बी जीरो और नेगेटिव, MP जीरो और नेगेटिव हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट हो गया। एंड लास्ट सिक्स पॉइंट और आप देख सकते हैं, ये मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट है कि मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एमपी, एमपी का मैक्सिमम पॉइंट है कम बिफोर maximum point of AP, point J, यानी MP का मैक्सिमम पॉइंट F, AP के मैक्सिमम पॉइंट J से पहले आता। तो ये 6 रिलेशंस जो आपको बताए, इसमें एक रिलेशन और ध्यान रखना चाहिए, वो थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ। बोथ 1 मार्क्स में आ जाता है, AP एंड MP, AP और MP कर्व्स आर इनवर्स U शेप, इनवर्स U शेप, यानी AP और MP जो कर्व होते हैं वो उल्टे U आकार के होते हैं, उल्टा U। देखिए U ये होता है
और अपोजिट इनवर्स यू ये हो जाएगा, इस शेप में होता है। ये 1 मार्क्स में ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो ये जो है रिलेशंस, ये चैप्टर आपके 7 चैप्टर को समझने से पहले जरूरी है कि आप इसको बहुत अच्छे से करें, उसके बाद ही 7 चैप्टर पे जो है हम चलेंगे। और इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो अब आपको एक कंबाइंड रिलेशन जो है हम बता रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन टीपी एपी एमपी, टीपी एपी एमपी में रिलेशन, ठीक है। टीपी एपी और एमपी में क्या संबंध है इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले इस 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके, तो आप ये बताएंगे कि इनके मीनिंग देंगे और टीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है और एपी क्या होता है, तीनों का मीनिंग लिखेंगे। उसके बाद रिलेशन बिटवीन टीपी एपी एमपी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग टेबल, टेबल बनाएंगे एंड फिगर, और इसके आधार पर फिगर बनाएंगे। फिगर जब भी आप बनाएंगे तो इस पूरे चित्र के 2 पार्ट आप करेंगे, एक पार्ट ये हो जाएगा और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। इसको 2 हिस्सों में बांट देंगे आप। पहले पार्ट को आप ए नाम देंगे और दूसरे पार्ट को आप बी लिखेंगे। यहाँ पर आप टीपी कर्व बनाएंगे, यहाँ पर आप एमपी और एपी कर्व बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ओ वाई अक्ष वही जैसे हम लेते आए हैं, और ये इसी तरह ओ वाई ये हो जाएगा, ये आपका ओ एक्स हो जाएंगे दोनों, समझ आई। इसके बाद जितनी आपकी लेबर है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग ये इक्वल गैप में रखना, यहाँ 1 देंगे तो यहाँ भी 1, तो थोड़ा स्ट्रेट लाइन है इसके लिए हम खींच रहे हैं 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। इन लाइनों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये केवल आपके जो है, अब देखिए टीपी पहले भाग में हम टीपी बनाएंगे, मैक्सिमम देख लीजिए 2 का डिफरेंस आप ले सकते हैं, और 2 का डिफरेंस लेंगे तो 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16, 1 लेवर 2, तो देखिए 1 लेवर यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 पर 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 के बाद 12 हो गया आपका, 12 के बाद आपका हुआ 14, 15, और उसके बाद अगेन 14, इस तरह से आप बनाएंगे तो ये टीपी कर्व बनेगा आपका। यहाँ ये कांस्टेंट हो जाएगा और उसके बाद वो 4 हो जाएगा, ये आपका टीपी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ
इक्विवेलेंट है, ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट बी है। उसके बाद इसको एपी और एमपी को, ए मैक्सिमम ये है 4 है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इस तरह से लेंगे, पहले एपी का बनाएंगे 2, 1 पर 2, 2.5, 3, 3, फिर अगेन 3, उसके बाद 2.8, 2.5, उसके बाद 2.1, 1.7, यानी इस तरह से चलते हुए ठीक है। ये आपका एपी आ गया। इसके बाद एमपी की बात करते हैं, 2 यहाँ तक तो सेम आएगा, 3, 2 पर 3 ये आ गया, उसके बाद 4, 4 पर 4 ये आ गया, इसके बाद 3, नेक्स्ट है आपका 2 ये आ गया 2, उसके बाद 1 आ गया, 1 0 और -1। तो जब हम इन्हें करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ गया एमपी। यहाँ आपको बताया 0 सी पॉइंट है, तो यहाँ एमपी 0, यहाँ एमपी नेगेटिव हो जाता है। इनको मिलाएंगे इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। इन सबको आप करेंगे तो आपके सामने ये कर्व आ जाएगा। इसके बाद आप इस कर्व को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो देखिए जहां पर ये मैक्सिमम होगा इसको एक लाइन से मिला देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जहां 7 पॉइंट यहाँ है वहीं 7 पॉइंट यहाँ आना चाहिए, और ये हो जाएगा। जहाँ पर ये 3rd पॉइंट था, यहाँ पर ये मैक्सिमम था, तो इसको मिला दीजिए और इसको ऊपर ले जाएंगे आप इस तरह से, तो एक पॉइंट ये आ जाएगा। यहाँ के दे दीजिए, यहाँ जे दे दीजिए। एक पॉइंट यहाँ पर जहाँ इन्होंने काटा था, इसको मान लो आपने एल दे दिया, ये सारा यहाँ ओ दे दिया आपने। अब इसको एक्सप्लेन कर, तो देखिए ध्यान करेंगे, अगर हम लिखें थोड़ा आपके लिए कि ओ से के तक, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं आपके लिए, ओ से के तक पॉइंट तक टीपी, ये साइन है इंक्रीज का, एट इंक्रीज रेट, मतलब टीपी बढ़ रही है बढ़ती दर से। के से ए तक अगर हम देखें, टीपी इंक्रीज एट डिमिनिश रेट, और यहां पर आपका ए पर, यहां पर टीपी मैक्सिमम, और ए के बाद आपका टीपी फॉलिंग, ये हो जाएगा। अब आप देखिए ओ से के तक जब टीपी बढ़ती दर पर बढ़ रहा है तो एपी क्या, एमपी क्या हो रहा है, एपी क्या हो रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, तो ए भी बढ़ रहा है। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान रहे, एमपी राइजिंग, एमपी भी बढ़ता है। अब टीपी जब बढ़ती घटती दर पर बढ़ रहा है तो इसके बाद देखेंगे
तो MP फॉल होगा, या MP 0 है MP नेगेटिव। AP अगर देखें तो देखिए रिलेशंस कैसे, जब TP बढ़ता दर पर बढ़ता तो AP और MP बोथ आर इंक्रीज, दोनों ही बढ़ते हैं। जब TP घटती दर पर बढ़ता है तो MP जो है गिरने लगता है और AP अधिकतम होकर फॉल होने लगता है। जब TP मैक्सिमम होता है तो AP फॉलिंग कंटिन्यूसली होता है, MP 0 हो जाता है, TP फॉलिंग होता है तो MP नेगेटिव होता है, AP का गिरना जारी रहता है। बोथ AP एंड MP कैलकुलेट बाय TP और TP कैलकुलेट बाय AP, यानी CP जो होता है AP इंटू L, अगर AP से निकालें और MP से निकालें तो समेशन MP, ठीक है। तो ये इनमें एक साथ जो है रिलेशन, जो पॉइंट हमने वहां बताया तो वही पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में आप मीनिंग लिखें तीनों का, टेबल बनाए, चित्र बनाए, चित्र के ए पार्ट में इन द फिगर पार्ट ए OH अक्ष पर जो है लेबर दिखाएंगे, यहाँ लेबर दिखाएंगे और सेम यहाँ भी लेबर दिखाएंगे, ठीक है। और ए पार्ट में TP दिखाया गया है, TP इनिशियली बढ़ती दर पर बढ़ता है, इंक्रीज एट डिक्रीज एट आफ्टर इट इंक्रीज एट डिक्रीज एट पॉइंट ए मैक्सिमम और आफ्टर पॉइंट ए इट इज फॉलिंग, ए के बाद ही गिरता है। फिगर बी में AP MP दिखाया गया है, इनिशियली AP एंड MP बोथ आर इंक्रीज, दोनों बढ़ते हैं, ठीक है। आफ्टर इट बोथ आर डिक्रीज, ठीक है। एट पॉइंट C MP 0 एंड आफ्टर C MP इज नेगेटिव, एट पॉइंट J MP इज मैक्सिमम और एट पॉइंट L AP इज मैक्सिमम। एट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ AP के मैक्सिमम पॉइंट पर MP कट MP AP के को काटता है अगर नियर, और यहाँ पर अगर हम कहें AP और MP बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है जैसे MC वाले में था, MC वाले में था कि भाई दोनों में कहाँ एक दूसरे को काटते हैं, AC के मिनिमम पॉइंट पर MC काटता था, लेकिन MP का उल्टा होता रिलेशन, ठीक है। तो आप ये टॉपिक कर लेंगे। और इसके बाद एक कंसेप्ट जो लास्ट आपका है, जो कि देखिए एक चीज ध्यान करेंगे कि AP MP एंड AC MC रिलेशन बिटवीन AP MP और AC MC में क्या संबंध है, एक चित्र से बता देता हूं। देखिए AC MC आपने पढ़ा, ये AC, ये इसका मिनिमम पॉइंट, ये MC है, ये इसका मिनिमम पॉइंट। यहाँ कॉस्ट लेते हैं। अब मान लीजिए दूसरा चित्र बना देते हैं, देखिए जहां इसका मिनिमम है उसको नीचे इस तरह से लाइन से लिया, और जहां इसका मिनिमम है उसको भी इस तरह से, अगर रिलेशंस होगा, ठीक। अब क्योंकि AP MP यहाँ पर AC MC और यहाँ AP MP ये लेके चलेंगे। AP MP की सेप ही होती है इनवर्स, तो इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम हो जाएगा, यानी ठीक। थोड़ा और इसको ऊपर ले लीजिए इस तरह से।
इस चित्र से आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये आपका एमपी है, ये आपका एपी है, ठीक है, ये आपका एपी। तो देखिए जहां पर एमसी का मिनिमम होगा, एमसी का मिनिमम एफ है तो इसको F1 दे दीजिए, वहां एमपी का मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है कि जब एमसी मिनिमम होती है तो एमपी मैक्सिमम होती है, जब एसी मिनिमम होती है तो एमपी एपी मैक्सिमम होती है, ये E1 है, ठीक है। यानी इनमें दोनों में रिलेशन विपरीत होते हैं। इसका मतलब है जब एमपी बढ़ती है तो एमसी घटती है, और जब एमपी गिरती है तो एमसी बढ़ती है, यानी कॉस्ट बढ़ती है। तो बेटा ये आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट हुआ। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो आपको हमने बताए थे वो आगे कराएंगे आपको, लेकिन ये चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।